नमस्कार भाइयों। मैं दीपक स्वामी दिशा ए राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि। संधि क्या होती है कि कोई ना कोई चीज होती है तो उसकी कोई परिभाषा तो होती है। तो सबसे पहले अपन संधि की परिभाषा पढ़ेंगे कि संधि की परिभाषा क्या है या संधि क्या चीज होती है। हाँ, संधि की परिभाषा होती है वर्णनाम मेलनम वा संधि है इति कथ्यते। ये संधि की परिभाषा है वर्णनाम मेलनम वा संधि है इति कथ्यते। तो ये वर्णों का मेल, वर्णों का जो आपस में मेल होता है वो संधि कहलाता है। तो वर्ण क्या चीज होती है, सबसे पहले वर्ण के बारे में पढ़ेंगे अपन। वर्ण वर्ण जो होते हैं, जो अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो अपने स्वर व्यंजन होते हैं वही वर्ण कहलाते हैं। जैसे अपने अ आ इ, ये स्वर कहलाते हैं अपने। और संस्कृत में जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, जिन्हें संस्कृत में त्रयोदश कहते हैं। और व्यंजन संस्कृत के अंदर 33, जिसे त्रैत्रिंशत कहते हैं। और कुल जो वर्ण माने जाते हैं वो 33 और 13 46, जिसे षष्ठ चत्वारिंशत कहते हैं। वर्णों का वर्णों का आपस में मेल संधि होती है। तो संधि संधि की परिभाषा एक अपने जो महर्षि पाणिनि है उनके अनुसार भी बताएगी। ये एक बार अपन वो परिभाषा भी देख लेते हैं। रह सन्निकर्ष है नहीं। ये महर्षि पाणिनि के अनुसार संस्कृत की परिभाषा बताएगी ये। और अपने 10वीं क्लास के व्याकरण के अनुसार सिंपल सी परिभाषा है, वर्णों का आपस में मेल संधि होती है, या वर्णयो मेलनम वा संधि है इति कथ्यते। अब संधि की परिभाषा की बात होगी, तो अब संधि के भेद, संधि के भेद जो माने जाते हैं अपने, 3 भेद माने जाते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले अपने आता है
स्वर संधि। स्वर संधि को संस्कृत में कहते हैं अच संधि। दूसरी संधि होती है अपने व्यंजन संधि। जिसे संस्कृत में हल संधि कहते हैं। और तीसरी जो संधि होती है वो है अपनी विसर्ग संधि। विसर्ग को विसर्ग संधि। अपन ने संधि के 3 भेद पढ़ लिए। सबसे पहले अपना था स्वर संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहते हैं। और दूसरी संधि है अपने व्यंजन संधि, जिसको हल संधि कहते हैं। और तीसरी संधि है अपने विसर्ग, विसर्ग को विसर्ग संधि कहते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अपनी जो स्वर संधि है उसी को अच संधि। अच संधि क्यों कहते हैं? अच संधि अपने जो 14 माहेश्वर सूत्र है उसमें 1 से 4 जो माहेश्वर सूत्र है ना, उनमें ऐ से स्टार्ट होता है, ऐ ई, है ना। तो ऐ से लेकर च के बीच में, ऐसे च के बीच में जो भी वर्ण होते हैं ना वो स्वर कहलाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अच संधि। और जो मूल स्वर माने गए हैं वो कितने माने गए? 9 माने गए। मूल स्वर कितने माने गए? 9। और कुल अपने व्याकरण के अनुसार माना जाता है तो अपने कुल स्वर होते हैं 13 त्रयोदश। अगर आपसे पूछ ले ह्रस्व स्वर, जिनको छोटे स्वर बोलते हैं, वो होते हैं 5। और दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़े, तो बड़े स्वर कितने कहलाते हैं? अष्ट, यानी 8 कहलाते हैं। तो कुल स्वर अपने त्रयोदश 13 होते हैं। तो सबसे पहले अपन स्वर संधि पढ़ेंगे जिसे संस्कृत में अच संधि कहते हैं। तो सबसे पहले अपने संधि हो जाएगी अच संधि, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर संधि। हाँ, बात करते हैं अपन अच संधि की। अच संधि को ही स्वर संधि कहते हैं। तो सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि होती क्या है ना। तो स्वर संधि स्वर के बाद, स्वर के बाद स्वर का मेल, स्वर के बाद स्वर का जो मेल होता है वो आपके स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि मतलब संस्कृत में अच कहलाती है। हाँ, ये तो बात होगी अपने स्वर संधि की, ठीक है। जैसे अपन कोई उदाहरण लेते हैं, मैंने उदाहरण लिया शुद्धि प्लस पाश। मैंने उदाहरण आपके सामने जो उदाहरण लिया शुद्धि प्लस उपाशय, ठीक है। तो अपना जो धन है ना, धन, धन से पहले क्या आ रहा है? धी। और इस धी में अपन को क्या करना है? जैसे अपना ये धन है, इससे पहले जो वर्ण आएगा उसका अंतिम वर्ण है ना, उसमें से अपन को स्वर का पता लगाना है। और धन के बाद में जो शब्द आ रहा है उसका पहला वर्ण है, उसमें कौन सा स्वर है, उन दोनों स्वरों के मेल से पता चल जाएगा भाई तीसरा कौन सा बनना है ना। तो अपने जैसे शुद्धि दिया हुआ है तो ये धी है ना, इसमें कौन सा स्वर आ रहा है? आपका बड़ा ई स्वर है ना। तो मैं क्या करता हूं, स्वर को बाहर ले लेता हूं। जैसे मान लो मैंने लिया इस ध में से बड़ी बाल, है ना, शुद्धि शब्द दिया हुआ है, इसमें से मैंने क्या किया? बड़ा ही बाल ले लिया। तो अपने पास में जब भी किसी भी वर्ण में से स्वर बाहर निकलते हैं
तब उसमें हलन का चिन्ह लग जाता है। तो इस धीमे में बड़ा ई बाहर निकाल लूंगा तो हलन का चिन्ह लगा दूंगा, तो ये शुद्ध। ठीक है, अब ये अपना धन आ गया। अब इसके बाद में कौन सा स्वर आ रहा है आपके उ, और इधर बचेगा आपके पास में पाश्य है। ये मैंने ले लिया है ना, शुद्धि प्लस उपास्य। धीमे से मैंने बड़ी बार निकाल लिया, और धन के बाद में जो शब्द है उसका पूर्व वर्ण है वो आपका उ आ रहा है, उ बाहर निकाल लिया तो अपने पास में ये बचा। अब अपन को क्या करना है, प्लस से पहले तो आ रहा है आपके पास में बड़ी, और प्लस के बाद में क्या आ रहा है, उ आ रहा है। तो अपन को संधि का पता लगाना पड़ेगा भाई। अपने धन है उससे पहले ई आ रहा है और उसके बाद में उ आ रहा है, तो कौन सी संधि होगी, है ना। तो आपके अच संधि में एक संधि है, उस संधि का नाम है, आपको जैसे पता चल जाएगा प्लस से पहले ई आ रहा है या उसके बाद में अन्य कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन ये एक तरह से नियम के अधीन अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक संधि होती है आपकी यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। उसका नियम में कहता है, देखो हाँ, उसका नियम पहले सबसे पहले आपको मैं ये उदाहरण समझाता हूं, लेकिन इसमें कौन सी संधि है, उसमें संधि कौन सी आ रही है आपकी, यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। इसका पहला ही पहला नियम ये कहता है कि जब भी अपने ये जो धन है, ये जो अपना धन है, इससे पहले आपके पास में ई और बड़ी ई आ जाए, इस धन से पहले छोटी ई और बड़ी आ जाए, और उसके बाद में आपके पास में असमान स्वर आ जाए, है ना। ये आ जाए, है ना। जब भी अपने पास में ई और बड़ी के बाद में असमान स्वर का मतलब अपने पास में ई और बड़ी के बाद में ई और बड़ी नहीं आना चाहिए, बाकी स्वर आ जाए, तो हमको क्या करना है, इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर आपको क्या बनाना है, ये बनाना है हलन, है ना। और उसमें जो भी ये असमान स्वर आएगा वो इस ये में जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ये हलंत आएगा और इसमें क्या जुड़ेगा, आपका असमान स्वर जुड़ेगा। तो मैंने लिया था आपके सामने, अपना यही था शुद्ध बड़ी प्लस उ और पाश्य। ठीक है, अब अपना ये जो धन है, इससे पहले ये आ गया, ये आ गया बड़ी, और बाद में अपने पास में क्या आ रहा है, असमान स्वर आना चाहिए ना। असमान स्वर का मतलब अपने पास में क्या आ रहा है, उ आ रहा है, तो उ असमान स्वर है, तो मैं इस ई बड़ी के स्थान पर क्या बनाऊंगा, ये बना दूंगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इनको आपको जोड़ना है ना। तो देखो सबसे पहले आपके पास में आ रहा है सु, अब ये ध, इसमें हलन का चिन्ह लगा रखा है, तो ये व्यंजन है, व्यंजन के बाद में व्यंजन आ रहा है, तो ये आपके आधा वर्ण रहेगा। ठीक है, तो आपकी ये ध क्या हो जाएगा, आधा। ये ले लिया मैंने ना, ये ध आपके आधा, और ये ले लिया मैंने, और इधर आपके पास में इस ये में क्या जुड़ेगा, उ और ये पाश्य, ये मैंने ले लिया। जैसे अपने पास में तू ध आधा आ रहा है, क्यों, क्योंकि व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तो वो आधा ही रहता है, अगर स्वर होता तो जुड़ जाता। अब इसको अपन को जोड़ना है, हाँ, ये सु, ये अपने पास में ये था, और ये में कौन सा स्वर जोड़ रहे हैं अपन, उ जोड़ रहे हैं ना, तो क्या बन जाएगा ये अपने यू, तो ये मैंने ले लिया यू, और ध आधा आ रहा था, अपना धर बचा हुआ था, तो ये ध, और बचा हुआ था पाश्य, तो ये बन गया आपका पाश्य। और इसमें जो संधि मानी जाती है वो संधि होगी आपकी यण संधि, यण संधि आपके होगी। तो अपन ने जैसे सबसे पहले आपके संधि की परिभाषा पढ़ी, फिर संधि के भेद पढ़े,
और फिर संधि का आपने हमने एक उदाहरण लिया था शुद्धि प्लस उपास्य वाला, और उसमें आपके धन से पहले भी स्वर आ रहा था और धन के बाद में भी स्वर आ रहा था। जब स्वर के बाद में स्वर आ जाए तो स्वर संधि होनी। अब अपन बात करते हैं जो अपनी अच संधि है, जिसे हिंदी में स्वर संधि कहते हैं, वो कितने प्रकार की होती है ना। तो अपन बात कर रहे हैं अच संधि। अच संधि, अच संधि को बोलते हैं स्वर संधि। हाँ, अच संधि है अपने, इसी को स्वर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके जो अच संधि मानी जाती है वो 8 प्रकार की मानी जाती है। 8 प्रकार की मानी जाती है, कहीं पे 7 प्रकार की होगी। इसकी जो 8वीं संधि होती है वो होती है प्रकृतिभाव, जिसमें सेम वैसी की वैसी रहती है। इसलिए संधि जो पढ़ते अपन 7 प्रकार की ही पढ़ते हैं, वैसे 8 प्रकार की होती है, लेकिन प्रकृतिभाव में सेम वैसा का वैसा लिखना पड़ता है, इसलिए उसको नहीं पढ़ते हैं। तो 7 प्रकार की होती है ऐसे। तो देखो, सबसे पहले संधि, सबसे पहले जो संधि आती है वो आती है आपकी दीर्घ संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि होती है। फिर उसके बाद में आती है आपकी गुण संधि। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी आएगी आपकी वृद्धि संधि, चौथी आपके आएगी यण संधि, चौथे के बाद में पांचवी आएगी आपकी अयादि, पांचवी अयादि हो जाएगी। छठी हो जाएगी आपकी पूर्व रूप संधि, और सातवीं हो जाएगी आपकी पर रूप संधि, और आठवीं हो जाएगी आपकी प्रकृति भाव। आठ प्रकार की होती है, लेकिन 7 ही प्रकार की काम में आती है। तो ये हमने पढ़ लिया। जो अच संधि होती है वो अच संधि आपके 8 प्रकार की होती है, लेकिन 7 ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात किया था आपके, सबसे पहले जो संधि आई थी वो आई थी आपके दीर्घ संधि। तो अपन बात करते हैं दीर्घ संधि की। एक नंबर पे, एक नंबर पे मैंने ले रहा हूं मैं दीर्घ संधि। हाँ, दीर्घ संधि की बात करता हूं कि भाई दीर्घ संधि होती क्या है। तो जिस संधि का नाम से ही पता चल जाता है, देखो इसका नाम क्या आ रहा है, दीर्घ, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, इसलिए बोलते हैं ना दीर्घायु आयु, मतलब आपकी आयु बढ़े, है ना। तो इसीलिए दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो इस संधि में जो नियम है उसमें हमको कौन सा बनाना है, बड़े, बड़े वाला बनाना है। ठीक है। तो दीर्घ संधि में ये कहा जाता है कि अपने ह्रस्व व दीर्घ, ह्रस्व व दीर्घ दोनों ही आएंगे। जैसे मान लो फर्स्ट नियम में लेता हूं, मैंने लिया ए, ये ए क्या है, ह्रस्व है। के बाद में मैं ले रहा हूं आ क्या है, दीर्घ है। इसलिए मैंने बताया ह्रस्व व दीर्घ। ए यानी ए छोटा है, छोटा स्वर बोलते हैं, ह्रस्व यानी छोटे होते हैं, और दीर्घ यानी बड़े होते हैं। तो अपना जो ये धन है, इस धन से पहले अपने पास में ए और आ रहा है, और उसके बाद में आपके पास में ए और आ आना चाहिए, मतलब सम्मान स्वर आना चाहिए, तभी दीर्घ संधि होगी। तो इसके बाद में आ रहा है आपकी ए और आ।
ठीक है, प्लस से पहले भी ए आएगा, या अपने धन से पहले ए आएगा और उसके बाद में भी ए और आ आएगा। तो दीर्घ बनाना है तो इन दोनों में दीर्घ कौन सा है, आ है ना, तो क्या बनेगा, आ बनेगा, आ बनेगा। ठीक है, अब मैं ऐसा उदाहरण लूंगा जिसमें अपने प्लस से पहले ए और आओ और प्लस के बाद में भी ए और आओ, तो अपन को कौन सा बनाएगा, दीर्घ आ बनेगा अपने। देखो मैं उदाहरण लेता हाँ, उदाहरण लेता हूं, जैसे मान लो मैंने लिया उदाहरण मुर प्लस या धन और हरी। ये लो, ये मेरा उदाहरण आ गया, मुर प्लस अरि। ठीक है, ये उदाहरण। अब मेरे को वही पता लगाना है जो अपना ये धन है, धन से पहले जो भी वर्ण आएगा ना उसमें अपन उच्चारण करेंगे तो उस ध्वनि से पता चल जाएगा भाई कौन सा वर्ण है, और इस धन के बाद में जो शब्द होगा उसका पूर्व वाला वर्ण उसमें कौन सा स्वर है और उन दोनों के सहयोग से कौन सा बनेगा। ठीक है, तो देखो इस धन से पहले र का उच्चारण करते हैं तो क्या आता है, र आ रहा है, तो मैं इसमें से ए बाहर ले लेता हूं। ये लो, ये र में से मैंने ए बाहर ले लिया, ये धन, और इसके बाद में कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। ये लो, अब जब भी मैं किसी भी वर्ण में से स्वर बाहर निकालूंगा तो उसमें हलंत का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो मान लो मैंने लिया ये मुंह और ये र में हलंत का चिन्ह इसलिए लगेगा क्योंकि मैंने क्या लिया है, ए स्वर बाहर ले लिया ना, और उसके बाद में ए, तो बचेगा क्या, री है। मुर र में हलंत लग जाएगा और उसके बाद में ए आ रहा है प्लस ए आ रहा है। हाँ, अपना नियम मैच कर रहा है भाई, देखो ए आ रहा है, ए आ गया, और उसके तुरंत बाद में भी ए और आ दोनों में से कुछ आना चाहिए, तो पहले भी ए आ रहा है और उसके बाद में भी ए आ रहा है, तो बनाएंगे कौन सा, आ बनेगा। ए और के बाद में ए आ रहा है तो भी आ बनेगा, और आ के बाद में आएगा तो भी आ बनेगा। पहले आ जाए उसके बाद में आ जाए तो भी आ बनेगा, और पहले ए बाद में आ जाए तो भी आ बनाना है। ठीक है, देखो अब इनको जोड़ लेते हैं अपन। ए ए मिलकर क्या बनता है, आ, ए और ए मिलकर भी आ बनेगा। दीर्घ बनाना है अपन को, बस जोड़ दो। हलंत का चिन्ह किसमें है, रे वर्ण में, तो रे वर्ण में अपन क्या करेंगे, आ स्वर जोड़ देंगे। तो ये मुर, इस रे में आ जोड़ूंगा तो रा, और पीछे बचा हुआ री है तो मुरारी है, ये बन गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन। दूसरा उदाहरण है आपका, जैसे कोई भी ले लेते हैं अपन, मैंने लिया देव प्लस या धन आल्य है, ये मैंने ले लिया, दूसरा उदाहरण ले लिया। वह वह में कौन सा स्वर है, ए, और उसके बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है। नियम मैच कर गया, नियम मैच करना गया तो अपना दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो मैं बाहर निकाल लूं स्वरों को, तो ये दे, इस वह में से ए बाहर ले लूंगा, तो ये लो भाई मैंने ए बाहर ले लिया, और ये धन आ गया। जब भी किसी भी वर्ण में से स्वर निकाल लेते हैं तो हलंत का चिन्ह लगा देते हैं, तो मेरे को वह में मैं क्या करता हूं, ये हलंत का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सा आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, तो ये लो भाई, ये आ गया आपका आ, और ये लय है। हाँ, अपने धन से पहले ए आ रहा है और उसके बाद में भी क्या आ रहा है, ए और आ। पहले पहले वाले उदाहरण में आया था ए प्लस ए, भी आ बनाया था। अब पहले ए आ रहा है और उसके बाद में आ रहा है तो भी अपन क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। हमको जोड़ लेते हैं ए और आ, क्या बनेगा, आ बनेगा। प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में आ है तो क्या बनेगा आपके, आ बनेगा। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं। वह हलंत है तो हलंत में वर्ण है, व्यंजन है, इसमें आ स्वर जुड़ जाएगा। तो ये देखो, दे वह में आ जुड़ा तो क्या बना, देवा, और बचा हुआ क्या है आपके पास, लय, तो आपका क्या बन जाएगा, देवालय है। ऐसे ही आपका विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी बन जाएगा, आपके हिम प्लस आलय हिमालय बन जाएगा। ठीक है, हाँ, ये तो बात हो गई आपके पहले नियम की। दूसरा नियम दीर्घ संधि का, दूसरा नियम कहता है ई
और बड़ी के बाद में ई और बड़ी आए, क्या बनाएंगे? बड़ी। ठीक है। सेकंड नियम दीर्घ संधि का, जब भी ई और बड़ी के बाद में ई और बड़ी आ जाए, सम्मान स्वर आ जाएगा, सम्मान स्वर आने पे दीर्घ संधि होती है, तो बड़ा ही बनेगा। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। ठीक है। सम्मान स्वर आने, हाँ, सम्मान स्वर आने पर अब अपन उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण जैसे मान लो मैंने लिया ये, मैंने उदाहरण श्री प्लस ईश, है ना, ये मैंने ले लिया। अब अपन को क्या करना है? स्वर को बाहर निकाल लो, पता चल जाएगा। हाँ, देखो इस श्री में से मैं बड़ा ही बाहर ले लेता हूं, है ना, तो देखो श्री में से बड़ी लिया तो श्रेय हो गया, हलन लग गया उसमें। ये आपका धन, और उसके बाद में भी क्या आ रहा है आपके पास में? बड़ी आ रहा है, और ये श, ये आ गया। ठीक है। दोनों तरफ बड़ी बड़ी आ रहा है, आ सकता है भाई, सम्मान स्वर है ना। मैंने कहा था प्लस से अपने धन से पहले क्या आ रहा था? ई और बड़ी आ जाए, और उसके तुरंत बाद में ई और बड़ी आ जाए तो बड़ी बनेगा। तो इसमें दोनों तरफ बड़ी आ रहा है तो भी बड़ा ही बनना है। ठीक है। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? बड़ाई। ई और ई, है ना, दोनों के स्थान पर क्या बनेगा? ई, बड़ाई। ठीक है, बस जोड़ दो। इस श्रेय में मैंने बड़ी जोड़ा तो श्री बन गया, और शय श्री है ना, श्री शय बन गया आपका। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया, दूसरा उदाहरण ले रहा हूं मैं, परी प्लस इक्ष, ये मैंने, हाँ, परी रे में कौन सा स्वर है? रे में छोटी है, बाहर निकाल लेता हूं उसको, ये लो, ये मैंने, और इधर कौन सा आ रहा है? बड़ा ही है। ठीक है। तो इधर में री, री में से छोटी बाल लिया तो रह हलंत रहेगा, तो आपका हो जाएगा पै और पर, और इधर आपके पास बचेगा श। हाँ, अपना नियम था सेकंड नियम, जिसमें अपन बात कर रहे थे ई बड़ी के बाद में ई और बड़ी आ जाए तो बड़ी बनेगा। तो दोनों, एक तरफ छोटी ही आ गया, एक तरफ बड़ी आ गया, तो भी क्या बनेगा? बड़ी ही बनेगा। बस अब हलंत जिसमें उसमें स्वर जुड़ जाते हैं, तो रे हलंत है तो इसमें बड़ा ही जोड़ दूंगा मैं। तो ये देखो, ये पै तो आ ही गया, अब रे, रे हलंत है इसमें बड़ी ही जोड़ दिया मैंने, तो ये री, और ये शा, आपका क्या शब्द बन गया? परीक्षा है। ये हो गया अपना दूसरा। ठीक है। तीसरा, तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम कहता है अपने पास में ऊ और बड़ा ऊ के बाद ऊ और बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ। ठीक है। तीसरा नियम ये कहता है कि अपने जो धन है उससे पहले आपके पास में ऊ और बड़ा हुआ जाए, और उसके तुरंत बाद में ऊ और बड़ा हुआ जाए, मतलब सम्मान स्वर आने, सम्मान स्वर आने पर दीर्घ संधि होती है। इसकी परिभाषा है अकय सवर्ण दीर्घ, मतलब अक जो प्रत्याहार होता है ना, अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार की बात करते हैं अपन सबसे पहले। ये जो अक प्रत्याहार है ना, इनके बीच में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो एक तो आता है आपका ए, पहला सूत्र होता है ए ई पूर्ण आयुण, है ना, तो ए ई और उ, लास्ट वाला इस संज्ञा होती है उसकी। दूसरा होता है आपका रिलीफ, है ना, आप क्या आ जाएगा? ये पांच, है ना। तो ये जो पांच जो स्वर है, ये जो पांच बताए, ये किस में आते हैं? आपके अक प्रत्याहार में आते हैं। अक प्रत्याहार में आते हैं, तो आपको पता है ए, ए का दीर्घ बनता है ना भाई, ए का दीर्घ क्या बनेगा? ए का दीर्घ आ बनता है। इधर अपने पास में ई,
ई का दीर्घ क्या बनेगा, ई का दीर्घ बड़ी बनेगा, ठीक है। और इधर अपने पास में ऊ का दीर्घ क्या बनेगा, ऊ का दीर्घ बनेगा बड़ा। और री, इसका क्या बनेगा, बड़ा। और ली, है ना, ये जो ना ये रस्व स्वर है, इसका दीर्घ नहीं बनता है, ठीक है। तो अपन वापस आते हैं अपने गुण संधि में। गुण संधि में तीसरा नियम पढ़ रहे हैं कि भाई अपने पास में ऊ और बड़ा ऊ के बाद में ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बनता है। हाँ देख, मैं उदाहरण लेता हूं, मैंने लिया हाँ मैंने उदाहरण लिया भानु प्लस उदय है, भानु प्लस उदय है ना, ये अपने पास में उदाहरण आ गया, ठीक है। अब को मिलाते हैं, ठीक है। नु, उ, ऊ की ध्वनि निकल रही है ना, नु मतलब ऊ की ध्वनि, तो इसमें कौन सा स्वर होगा, ऊ, और ऊ भी कौन सा, छोटे, है ना। तो ये मैं बाहर ले लेता हूं, ये लो, ये मैंने ले लिया ऊ, ये धन, और उसके बाद में भी क्या आ रहा है, उसके बाद में भी ऊ, छोटा ऊ आ रहा है, ये मैंने ले लिया छोटा ऊ। अब किसी भी वर्ण में से स्वर को बाहर निकालते हैं तो उसमें हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये लो भाई, ये मैंने हलंत का चिन्ह लगा दिया, हलंत का चिन्ह लगा दिया, है ना। न, नू में से ऊ निकाला तो न में हलंत का चिन्ह लग गया। आपको पता है भाई किसी भी वर्ण में से स्वर को अलग करेंगे तो हलंत का चिन्ह लगता है, ठीक है। और इधर बचेगा आपके पास में दय है, ये अपने पास, ठीक है। अब जोड़ देते हैं, देखो हाँ देखो, भान ऊ, धन ऊ, दय है। अब ऊ के बाद में ऊ सम्मान स्वर मतलब दीर्घ संधि, तो दोनों पे दीर्घ बना देंगे अपन, तो दीर्घ बनेगा आपका बड़ा ऊ, ये दीर्घ ही है। अब जोड़ देते हैं, जिनमें हलंत लगा हुआ उसमें जुड़ जाएगा, तो ऊ को न में जोड़ देंगे, हाँ, तो आपका ये शब्द बनेगा भा। अब न हलंत है, न हलंत में मैं क्या जोड़ देता हूं, बड़ा ऊ, ये लो भानु, और बचा हुआ दय, भानुदय है, ये आपका शब्द बन गया। और देखो इसके अंदर उदाहरण, ये पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण लिया मैंने वधु धन उत्सव, हाँ, वधु में बड़ा हुआ है, ठीक है, बाहर ले लो, ये लो भाई, ये मैंने बाहर ले लिया, इधर आपके पास में ऊ, और ये धू में बड़ा ऊता मैंने बाहर ले लिया, और उधर भी आपके पास छोटा हो रहा है, बाहर निकाल लिया। अब इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, दीर्घ, तब बड़ा ऊ बनेगा, बस जोड़ दो, तो ये आपकी ये बन जाएगा वधुत्सव। ये अपना तीसरा नियम। और चौथा नियम देख लो, चौथा नियम, हाँ, चौथा नियम आ रहा है आपका, चौथा नियम कहता है जब भी अपने धन से पहले री और बड़ा के बाद में री और बड़ा लिया जाए तो बड़ा री, ठीक है। उदाहरण पे चलते हैं अपन, हाँ, मैं लेता हूँ
लिया पितृ प्लस ऋण, ठीक है। वही अपने धन से पहले पता लगा लो कौन सा स्वर आ रहा है और धन के बाद में कौन सा स्वर आ रहा है और दोनों के संयोग से कौन सा बनेगा, ठीक है। ये पी का पी तय में री बाहर ले लिया मैंने, ये लो भाई ये री बाहर ले लिया, तो किसी भी वर्ण में से स्वर बाहर आएगा तो हलंत लग जाएगा, ये तय में हलंत का चिन्ह, ठीक है। और ये धन आएगा अपना, अब री और ये दोनों तरफ छोटा री आया था अपने, ठीक है। तो दोनों के स्थान पर आपको दीर्घ बनाना है, मतलब बड़ा री बनाना है, ये बड़ा री, बस अब इनको जोड़ देते हैं अपन, वही जिसमें हलंत है उसमें जोड़ दो, पहले ऐसा था है ना, मतलब इसमें छोटा री था, अब इसको डबल बार घुमा देते तो ये बड़ा बन गया, और अपने पास में अणम, ये लो भाई ये अपना शब्द बन गया पितृणम, ये शब्द बन गया। तो आपके जो दीर्घ संधि के 4 नियम होते हैं, मैंने आपको अक प्रत्याहार से भी समझाया था, अ का आ बनता है, छोटा ई का बड़ा ई, और छोटा ऊ का बड़ा ऊ, और छोटा री का बड़ा री, हमेशा रस्व मतलब छोटा रहता है, ठीक है। अब दूसरी संधि पढ़ते हैं। दूसरी संधि होती है गुण संधि। गुण संधि परिभाषा, गुण संधि का पहला नियम, अपन ने दीर्घ संधि के 4 नियम पढ़ लिए, अब गुण संधि का पहला नियम देखो। पहला नियम ये कहता है अपना जो धन है, इस धन से पहले आपके पास में आएगा ए और आ, और उसके बाद में असम्मान स्वर आना चाहिए, मतलब सम्मान स्वर आता जब तो अपने दीर्घ संधि हो जाती। अपने धन से पहले ए और आ रहा है, और उसके बाद में ई और बड़ी, अपने धन से पहले ए और आ हो, और धन के बाद में ई और बड़ी आ जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण लिया मैंने न प्लस इति, अब न में आपको पता लगाना है कौन सा स्वर है न में, न ए की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब ए स्वर है, और उसके बाद में ई आ रहा है। देख मैं न में से ए बाहर ले लेता, जब भी मैं कोई भी वर्ण है ना स्वर बाहर निकालूंगा उसमें हलंत का चिन्ह लग जाएगा, तो न में हलंत का चिन्ह लगा देता हूं मैं, ये न में हलंत का चिन्ह लग गया, और उसमें से स्वर कौन सा निकला था, ए और धन, ये अपना था, और इसके बाद में कौन सा स्वर आ रहा है, ई आ रहा है, ये ई, और इधर बचेगा, ठीक है। न में से ए स्वर बाहर ले लिया, और उसके धन के बाद में ई आ रहा है और टी बचा, ठीक है। तो अपना नियम मैच कर रहा है क्या, नियम देखो, ए आ रहा है ना, ये लो आ गया, और अपने धन के बाद में ई और बड़ी में से आना चाहिए था, तो अपने पास में कौन सा छोटी आ रहा है, ये छोटा ही आ गया, तो क्या बनाना है अपन को, ए बनाना है ना, ए प्लस ई, ए बना, ठीक है। इन दोनों के स्थान पर ए बना दिया, अब जिसमें हलंत लगा हुआ है उसमें स्वर जोड़ देते हैं, तो न हलंत है ना, तो न में मैं ए जोड़ देता हूं, तो न में ए जोड़ा तो ने, और बचा हुआ आपके पास ती है तो नेत।
दूसरे उदाहरण से समझते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, ऐसा शब्द लेंगे जिसमें आपके पास में बाद में ई आए और उससे पहले ए और आ और बाद में छोटी और बड़ी आए। मैं लेता हूं हाँ, मैंने लिया उप। प प वर्ण में ध्वनि प अपन उच्चारण करते हैं तो प ए की ध्वनि आ रही है, उसमें कौन सा स्वर है ए, तो स्वर को बाहर निकाल लेते हैं। और इंद्र है ना, ये आ रहा है ये। अब किसी भी वर्ण में से स्वर बाहर निकलता है तो हलन का चिन्ह लगता है, तो मैं प में से ए स्वर बाहर ले लिया तो हलन का चिन्ह लगा दूंगा, तो इधर हो जाएगा आपके पास में उप, है ना। प में से मैं ए बाहर ले लिया, हलन लग गया, और इधर बचेगा आपके पास अंदर है। हाँ, ए प्लस ई, वो भी यही बनेगा अपने, ठीक है। दोनों के स्थान पर ए, और जिसमें हलन लगा हुआ है उसमें ए जोड़ देंगे तो प में, है ना। तो आपके बन जाएगा उ और प में ए जुड़ गया तो उपेंद्र है। और देख लो, और उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे मान लो मैं लेता हूं राका धन ईश, ये लो, इन्हें राका प्लस ईश है ना। तो अपने धन से पहले क्या आ रहा है आ, इससे पहले अपन ने दो उदाहरण समझे थे, उसमें ए आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है बड़ाई, उधर ए और छोटी ई आ रहा था, इधर आपके पास में आ और दोनों ही दीर्घ आ रहे हैं, ठीक है। देख, अब इस राका का में आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है, दिख ही रहा है आ की मात्रा से, अपन उस स्वर को बाहर निकाल लेते हैं। ये रा, इस का में से बाहर निकालूंगा तो क्या क्या लग जाएगा, ये क्या क्या, और ये आ स्वर बाहर ले लिया। और इस धन के बाद में कौन सा स्वर आ रहा है, बड़ा ही आ रहा है, ये लो, ये बड़ा है और ये हाँ। नियम देख लो, अपना नियम मैच कर रहा है, आ और बड़ी, तो भी क्या बनाना है अपन को, ए बनाना है ना। दोनों के स्थान पर ए बनेगा, और ए को किस में जोड़ देंगे, जिसमें हलन लगा हुआ रहता है, तो कै में हलन है तो कै में ए की मात्रा लगा दो, तो आपके शब्द बन जाता है रा का रा, कै में ए जोड़ा तो के, और बचा हुआ है राकेश। इसी प्रकार से आपके बन जाएगा महा प्लस ईश महेश बन जाएगा, और भी आदि बन जाएंगे। ये तो